हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के मीडियम से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो मान लीजिए मुझे निकालना है 4C0। अच्छा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। ठीक है भाई, 4C5 तो मैं नहीं निकाल सकता ना, चार में से पांच चीजें सेलेक्ट कर ही नहीं सकता। ये आर क्या होना चाहिए, आर हमेशा एन से छोटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो 4C5 जैसी चीज तो दुनिया में कोई पॉसिबल है नहीं। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ NC0, NC1, NC2, NC3, NCN। तो अब देखिए 4C0 जब मैं निकालूंगा, अच्छा उससे पहले मुझे पता होना चाहिए किसी भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो 4C0, वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि NC0 एंड NCN इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये अगर आपने लास्ट लेक्चर ढंग से देखा होगा, मैंने आपको बताया था NC0 एंड NCN इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो 4C0 चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। फिर मैं निकालूंगा 4C1। 4C1 होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर मैं 4C2 को सॉल्व करूंगा। 4C2 को सॉल्व करूंगा तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है और एक 2 फैक्टोरियल को 2 बना देंगे। सो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 दो बार कैंसिल होगा, सो 3 2 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा 4C3। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने इस पे बेस्ड कि 4C1 NCR एंड NCN माइनस R। देखो 4C1 और 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 4C1 और 4C3 की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। आप चेक कर लीजिए, निकाल भी लीजिएगा। 4C1 इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से 4C0 और 4C4 की वैल्यू भी सेम होगी, है ना। तो 4C3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4C3 की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी जितनी 4C1 की है, जो कि 4 है। एंड लास्ट 4C4 NCN, ये तो 1 ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको देखिए, आप मैक्सिमम पे ध्यान दीजिए ना, अभी मैक्सिमम पे ध्यान दीजिए। तो मैंने निकाला 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। इन सब में, इन सारे कॉम्बिनेशंस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई मेरे को, 6। 6 मेरी सबसे बड़ी वैल्यू आई। और ये जो मेरी 6 सबसे बड़ी वैल्यू आई, ये मेरी कब आई, जब ये R मतलब ये जो चीज है ना, NCR में अगर ये R n का हाफ हो गया, ये R क्या है, n का हाफ है। चेक करिए 2 क्या होता है, 4/2 ही होता है ना। ये R क्या है, R है 2, और ये 2 क्या है, 4 का आधा है, और R क्या हो गया, n/2 है। और यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली इसकी 1 4 6 4 1। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई, कौन से कॉम्बिनेशन, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। इन पांचों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें 6 आई। किस पे आई, ये मिला मेरे को 4C2 पे, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका, n/2 हो जाएगा, है ना। इफ n इज इवन, ध्यान रहे, ये जो चीज मैंने लिखी है वो ध्यान रहे। अगर n इवन है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू उस कॉम्बिनेशन का कब आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 से लेकर 10C10 तक, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, 10C5 पर, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आई होप आ रहा होगा।
अगर ये NCR, अगर ये R n/2 है, R का वैल्यू n/2 होगा, और अगर n इवन होगा तो उस कॉम्बिनेशन का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी कॉम्बिनेशन का अगर कब करेगा, व्हेन R इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन, है ना। तो दो केस हो सकते हैं, अभी 4 है, n 4 है यहाँ पे, n 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो मैंने आपको इवन के लिए बता दिया, इवन n अगर इवन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस कॉम्बिनेशन की कब आएगी, जब R n/2 होगा। तो चलिए अब ऑड के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑड के लिए आप 5 ले लीजिए। तो देखिए 5C0 की वैल्यू 1 आएगी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5C1 की वैल्यू आएगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर मैं 5C2 को सॉल्व करूंगा, तो 5C2 को सॉल्व करूंगा तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3, 3 से 3 कैंसिल फैक्टोरियल, 5 × 4 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, तो 5C2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। 5C3 की वैल्यू, अच्छा अब देखो 5C2 की वैल्यू वही होगी जो 5C3 की होगी। देखो 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। ये मैंने आपको रिजल्ट लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस रिपीट करता हूँ, NCR इज इक्वल टू NCn - R। तो 5C2 और 5C3 सेम ही होंगे, मतलब इसकी वैल्यू भी 10 ही होगी, है ना। फिर निकालते हैं 5C4 की वैल्यू। 5C4 की वैल्यू, 5C4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5C4 की वैल्यू वही आ जाएगी जो 5C1 की आएगी, तो 5 - 1 इज 4, यानी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। और आप निकाल देते हैं 5C5 की वैल्यू, तो 5C5 की वैल्यू जो 5C0 की होगी, जैसे 1 होगी। अब देखिए लास्ट वाले केस में हमें एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिली थी ना, 4 वाले केस में। तो आप ये समझिए कि जब भी n इवन होगा एक ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एक बार ही आएगी, और वो कैसे आएगी, R इज इक्वल टू n/2 व्हेन R इज इवन। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, n ऑड है ना भाई। लास्ट वाले क्वेश्चन में 4 था ना यार, मैं लिख देता हूँ वापस, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, इनकी वैल्यू, 4C0 की वैल्यू आई थी 1, 4C1 की वैल्यू आई थी 4, इसकी वैल्यू आई थी कितनी आई थी, 4C2 की 6 आई थी, फिर इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1, और इसकी वैल्यू आई थी 4, और इसकी वैल्यू आई थी 1। इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 है, जो कि मुझे मिली जब R n का हाफ था, है ना, R n का हाफ था, n इवन था। तो इवन के केस में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन ऑड है ना यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है ना, मतलब 10 यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5C2, यहाँ पे लिखा हुआ है 5C2, ठीक है ना। तो जब n ऑड होगा, n इवन था, जब n इवन था तब तो R क्या हो गया, n/2, और जब n ऑड होगा तो आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से देखना क्या लिखने वाला हूँ। द मैक्सिमम, अब मैं वापस बताता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी कॉम्बिनेशन व्हेन n इज इवन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब R होगा n/2, R जब n का हाफ होगा तो वहां पर वो कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब n ऑड है, व्हेन n इज ऑड, यहाँ पे था व्हेन n इज इवन, और अब यहाँ पे व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, तो R क्या हो जाना चाहिए, R हो जाना चाहिए, R होना चाहिए या तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 और n-1 डिवाइडेड बाय 2, तब आएगा हमें मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ इवन के केस में तो सीधे n/2, ऑड के केस में देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, n कितना है यहाँ पे हमारा, यहाँ पर n है हमारा 5, दिख रहा है, n सबको 5 दिख रहा है, यहाँ लगाओ, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, दिख रहा है 3, 5C3 पे 10 मिला। या फिर देखो 5C2 पे भी तो वही वैल्यू मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे और लिखा है, तो यहाँ देखो 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, ठीक है ना।
भाई आपको 2 बार मैक्सिमम मिल रही है ना, 10 और 10, ये 10 मैक्सिमम है, लेकिन ये 2 बार मिल रही है, 5C2 पर भी और 5C3 पर भी। तो जब n ऑड होगा तो r क्या होगा मैक्सिमम होने के लिए, या तो n+1/2 होगा या फिर n-1/2 होगा। हम बात कर रहे हैं मिनिमम हटा दो, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या बात कर रहे हैं हम, किसी भी कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक। तो अगर n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ जाएगी, जब r = n/2। यानी अगर मुझे 8, 10, 12, 14, 20, यानी अगर मुझे निकालना है 20C20, या मतलब 20 से शुरू होने वाला या 18 से शुरू होने वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब उस नंबर का हाफ कर दीजिए अगर वो इवन है तो। और अगर वो ऑड है, जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो कब आ जाएगी, जब r मतलब ये जो r होगा, ये r क्या होना चाहिए, या तो n+1/2 या फिर n-1/2। तो उस पे आपको उस कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी अगर n ऑड होगा तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। या फिर अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑड के केस में r या तो n+1/2 या n-1/2, और इवन के केस में सीधे n/2, दैट्स इट, है ना। इस तरीके से हमें किसी भी कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, अच्छे से इसको और समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन मैंने रखा है, आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन 16CR। पहले इसकी निकालते हैं, एंड 11CR मैंने दोनों ले लिया है, एक n इवन लिया है, एक n ऑड लिया है, ताकि हमें दोनों चीजें क्लियर हो जाए। तो 16CR की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, और मुझे दिख रहा है n इवन है। तो n अगर इवन है तो r क्या होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए, r शुड बी n/2, क्योंकि n इवन है। तो r = 16/2, तो ये हो गया 8। तो मैक्सिमम वैल्यू इस कॉम्बिनेशन की मुझे कब मिलेगी, 16C8। ये हो गया मेरा आंसर, खत्म, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे 11। अच्छा, इसको ऑफ कोर्स हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन की 11CR की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हम देख सकते हैं n इज ऑड, है ना, n ऑड है, तो r कितना हो जाता है, या तो n+1/2 और n-1/2। इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो r हो जाएगा हमारा 11+1/2, या तो 6 होना चाहिए, और 11 - 1 10, 10/2। तो r की वैल्यू या तो 6 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, है ना। या तो हम 11C6 निकालें या 11C5 निकालें, इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों सेम है, दोनों सेम है, 11C6 और 11C5 दोनों सेम है, 11 - 6 5 होता है, तो दोनों पे आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो या फिर ये निकाल दो या फिर ये निकाल दो। तो ऑड के केस में जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो दो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, दोनों ही सेम आंसर देंगे, और इवन के केस में तो एक ही आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए इस पे, ये मैक्सिमम वैल्यू पे बेस्ड सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर लेते हैं। So question is, find the difference between the maximum values of 14CR and 12CR। तो मतलब ये और ये, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज हमें निकालनी है, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के बाद उनमें डिफरेंस यानी माइनस करके उसमें कितना अंतर है वो बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 14CR, 14 इवन नंबर है, तो r कितना होना चाहिए, 14/2 होना चाहिए, तो r शुड बी = 7। और यहाँ पर अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, n 14 था और यहाँ पर n 12 है, मतलब दोनों ही इवन का केस है, तो यहाँ पर r हो जाएगा 12/2, दैट इज 6। तो यहाँ r 7 हो गया, यहाँ r 6 हो गया। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलना चाहो या मैक्सिमम वैल्यू बोलना चाहो तो हो जाएगी 14C7, 14C7 माइनस 12C6, ये हमें करना है, ठीक है ना भाई। डिफरेंस पूछा ना उसने पूछा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दोनों में डिफरेंस निकाल के बता दो। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो ये निकाल दीजिए आप, है ना, इजीली निकल जाएगा। तो देखिए स्मार्टली सॉल्व करना चाहेंगे इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल।
आई होप समझ में आ रहा होगा। एनसीआर को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, माइनस 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखो थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ, 14 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 12 फैक्टोरियल है, कॉमन आ जाएगा आगे चल के। और 7 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल स्टॉप, और फिर इसको लिखता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल स्टॉप, है ना, माइनस 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा। अब आगे मैं देख सकता हूँ 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल ये कॉमन है, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को कॉमन, तो ब्रैकेट लगा के अंदर क्या लिख देता हूँ 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, है ना, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 13 टू 26 हो जाएगा, 26 माइनस 7 19 हो जाएगा, है ना, तो ये चीज बन जाएगी 19/7 मल्टीप्लाई बाय ये 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप बहुत तरीकों से आप डायरेक्ट ये कॉम्बिनेशन निकालिए, ये कॉम्बिनेशन निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, वो भी तरीका सही है, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, इसको 12 तक ले जाओ, इसको 6 तक ले जाओ, कॉमन निकालो, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जब मैंने ये कॉमन निकाला तो ऊपर आया 14 इंटू 13, नीचे आया 7 इंटू 7, 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 13 जा 26 होगा, 26 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, तो 7 इधर आ जाएगा, और 26 में से 1 जाने पर 19/7 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके मैं बता ही देता हूँ। वैसे अब आप कर सकते हैं, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन आएगी, लंबा आएगा। 12 फैक्टोरियल होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ पे रोक देंगे हम, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल मौजूद है। और इस 6 फैक्टोरियल को आप चाहो तो लिख लो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 19/7, ठीक है। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, और 6 2 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, ओके, एंड और क्या हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, और 5 4 जा 20, 23 जा 60, क्या 60 नहीं, ऊपर 60 तो नहीं है, तो 5 4 जा 20, और यहाँ 10 है, तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स। अब बचा मेरे पास 2 3 जा 6, तो 6 को काटने के लिए कुछ है, हाँ जी बिल्कुल है, अच्छा ये काट देता हूँ, तो अच्छा ये 2 से ये 8 4 टाइम्स, और ये 3 से 9 3 टाइम्स, बस। अब हमारा आंसर आ गया 11 3 4 एंड 19, है ना, तो 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 19, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 19 11 जा कितना होता है 209 मल्टीप्लाई बाय 3 4 जा 12, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 418 और 2090, 2508, यस, ठीक है, 2508 हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 209 मल्टीप्लाई बाय 12, ये होगा 418 इंटू ये होगा 209, 8 9 और 10, 2508 करेक्ट, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2508, इनकी मैक्सिमम वैल्यूज में डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर n इवन है तो डायरेक्टली r क्या हो जाएगा, n का हाफ, और अगर n ऑड है तो r क्या हो जाएगा, या तो n+1/2 या फिर n-1/2, है ना। इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन की। सो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, इस तरीके से अब कॉम्बिनेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम कवर कर चुके हैं। अब हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करेंगे, और जब सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सो आपकी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ऐसे कितने तरीके हैं ऑफ ड्राइंग 9 बॉल्स फ्रॉम अ बैग दैट हैज 6 रेड 8 ग्रीन एंड 7 ब्लू बॉल्स, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये सिचुएशन बना के देख लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक बैग है, इस बैग में से मुझे 9 बॉल्स निकालनी है ना। ड्राइंग 9 बॉल्स, 9 बॉल्स मुझे यहाँ से निकालनी है, और मेरे पास अवेलेबल कितनी है, 6 रेड है, 6 रेड बॉल्स हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये 6 रेड बॉल्स हैं। 8 ग्रीन है, ग्रीन बॉल्स मेरे पास 8 है, ये मेरी 8 ग्रीन बॉल्स हो गई, और 7 ब्लू बॉल्स है ना। और मेरे पास इस बैग में 7 ब्लू बॉल्स है। तो ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो मेरे बैग में है ना। अब सवाल वाले ने बोला है कि ये जो आपके पास जितनी भी बॉल्स हैं, मतलब 6 रेड 8 ग्रीन और 7 ब्लू बॉल्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें से आपको कितनी बॉल्स निकालनी है, 9 बॉलें निकालनी है। और 9 बॉलें जो आपको निकालनी है उसमें से वो जो 9 बॉल्स होंगी उसमें से 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन। मतलब जो आप 9 बॉलें आप उसमें से निकाल रहे हो, उन 9 बॉल्स में से 3 लाल होनी चाहिए, 3 ग्रीन होनी चाहिए एंड 3 ब्लू होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपको टोटल कितनी बॉल्स निकालनी है, टोटल 9 बॉल्स निकालनी है और 3 हर कलर की होनी चाहिए। तो टोटल रेड कितनी है आपके पास, 6 में से 3 निकालोगे कितने तरीके हो जाएंगे, 63 इंटू ग्रीन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 3 ग्रीन निकल गई तो 83 इंटू ब्लू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 तो इंटू 7C3। ठीक है ना, समझ लीजिए, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। उसने ये बोला है कि भाई आपके पास एक बैग में इतनी 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 बॉल्स है, लाल इतनी है, ग्रीन इतनी है, ब्लू इतनी है। आपको उस बैग में से 9 बॉलें निकालनी है, और ये ध्यान रहे कि 9 बॉलों में से 3 3 3 जो 3 आपकी रेड होनी चाहिए, 3 ग्रीन होनी चाहिए, 3 ब्लू होनी चाहिए। तो 3 रेड बॉलों को निकालने के कितने तरीके हो जाएंगे, भाई रेड अवेलेबल कितनी है, 6, तो 6C3, 6 में से 3 बॉलें रेड हो जाएगी, 8 में से 3 बॉलें ग्रीन की हो जाएगी, 7 में से 3 बॉलें ब्लू की हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट, है ना। तो देखो सवाल कितना लंबा चौड़ा था, आंसर कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अच्छा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो लिख देना, हाँ लिख देना ऐसे, वी हैव 6 रेड बॉल्स, है ना, आउट ऑफ विच 3 रेड बॉल्स नीड टू बी ड्रॉन। तो इट कैन बी डन इन 6C3 ways। फिर लिख देना वी हैव 8 green balls and we need to draw 3 out of them, so it can be done by 8C3 ways। and we have 7 blue balls out of which 3 balls can be drawn, so it can be done as 7C3 ways। तो 6C3 into 8C3 into 7C3 इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉम्बिनेशन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। भाई क्या करना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड बनते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और फिर रिस्पॉन्ड करना है। और जब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ पाओगे और समझ लोगे ना, तो 90% केस आपका वही हो जाएगा। क्योंकि आंसर हमेशा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, 1 या 2 लाइन से बड़ा आंसर नहीं होता है इसका। तो सब कुछ लैंग्वेज पे बेस्ड है ना। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.6 का 9th क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन देता है आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग खत्म होने के बाद एवरी पार्टिसिपेंट शेक्स हैंड विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट। तो मुझे नहीं पता कि मीटिंग में कितने लोग थे, है ना, मुझे नहीं पता मीटिंग में कितने लोग थे, लेकिन मुझे ये पता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद हर आदमी ने एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाया। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन कंसिडर करता हूँ। मान लीजिए एक मीटिंग चल रही है, उसमें 4 आदमी है ना। अभी ये क्वेश्चन मत पढ़िए आप। मान लीजिए एक मीटिंग है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है, उस रूम में 4 आदमियों की मीटिंग हो रही है, मीटिंग खत्म हो गई। अब मीटिंग खत्म होने के बाद हर आदमी ने दूसरे आदमी से हाथ मिलाया। तो मान लीजिए ये आदमी को मैं ए नाम दे देता हूँ, बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, इसको डी नाम दे देता हूँ। तो देखो, एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाएगा तो कितने लोगों की जरूरत होगी हाथ मिलाने के लिए? भाई 2 लोग चाहिए ना हाथ मिलाने के लिए, मैं अपने आप से हाथ तो नहीं मिलाऊंगा, हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। तो देखिए, मेरी मीटिंग में 4 आदमी थे, मीटिंग खत्म होने के बाद हर आदमी ने एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाया। तो देखो, ए ने बी के साथ मिलाया होगा, ए ने सी के साथ मिलाया होगा, ए ने बी के साथ मिलाया होगा। अब जब बी ए के साथ नहीं, बी ए हो चुका है। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए एक सेम कॉम्बिनेशन है बट डिफरेंट अरेंजमेंट है ना। तो ए बी हाथ मिला चुके हैं, तो यहाँ बी ए लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो रिपीट हो जाएगा, बी ए नहीं लिखूंगा। बी सी हाथ मिला होगा, बी डी भी हाथ मिला होगा, ठीक है ना। अब सी को लेंगे तो सी ए नहीं ले सकता क्योंकि ए सी हो चुका है, सी बी भी नहीं ले सकता, सॉरी हाँ सी बी भी नहीं ले सकता क्योंकि बी सी हाथ मिला चुके हैं, सी डी है ना। तो मुझे पता चल गया, मुझे क्या पता चला कि वो जो 4 आदमी थे मीटिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में, मीटिंग खत्म होने के बाद टोटल हैंडशेक्स कितने हुए होंगे? टोटल हैंडशेक कितने हाथ मिले होंगे? कितने टोटल हैंडशेक कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। अब सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? सिंपल सा एग्जांपल, मैं आप क्वेश्चन भूल जाओ, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भूल जाओ, आप एक सिंपल सी सिचुएशन कंसिडर करो कि एक रूम में 4 आदमी हैं, 4 आदमी जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो हर आदमी एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, तो कितने हाथ मिले होंगे? कितने हैंडशेक्स हुए होंगे? तो 6 हैंडशेक्स हुए होंगे, है ना। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला है। तो यहाँ पे आपको सवाल वाले ने क्या बोला? यहाँ पे आपको सवाल वाले ने दे दिया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 66 हैंडशेक्स हुए हैं, आपको उल्टा पूछा है, उसने ये दे दिया है और आपको पूछा है पर्सन कितने बैठे होंगे, ठीक है ना। उसने आपको ये बता दिया है कि हैंडशेक कितने हुए हैं, तो आप ये बताओ कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में कितने आदमी बैठे होंगे। तो देखिए, अब मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस पढ़ते हैं। एक मीटिंग के बाद हर पार्टिसिपेंट हाथ मिलाता है दूसरे आदमी से, दूसरे पार्टिसिपेंट से। अगर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक 66 हुए, अगर टोटल हैंडशेक्स पूरे हैंडशेक्स अगर हम काउंट करें तो 66 हैंडशेक्स हुए हैं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे मीटिंग में। तो सॉल्यूशन देते वक्त पता नहीं है, तो लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मान लिया जाए n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना। तो मुझे इतना तो पता है, इतनी मेरी बुद्धि तो चलती है कि हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होती है? 2। भाई 3 आदमी तो हाथ नहीं मिलाते ना, 2 आदमियों की जरूरत होती है। तो आर का रोल कौन से करेगा? आर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। तो हमें दे रखा है एनसीआर 66 दे रखा है, मतलब 66 हमें हैंडशेक आंसर दे रखा है ना। अरे मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ना कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में उसने हैंडशेक दे दिया, कि भाई 66 हाथ मिले हैं, आप बताओ आदमी कितने थे? तो NC2 नहीं पता आदमी कितने, तो n, लेकिन हाँ R मुझे पता है कि 2 लोग लगते हैं ना चुनने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, तो 2 लोग चाहिए। तो NC2 = 66, तो n निकालना है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल = 66। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप आगे सॉल्व करेंगे। तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? नीचे n-2 है, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 और स्टॉप, नीचे n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, 2 यहाँ 66 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा?
132, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो हो गया मेरे पास n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 132। अब चाहो तो क्वाड्रेटिक बना दो, चाहे इस 132 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ब्रेक करिए ताकि उन दोनों में डिफरेंस कितने का हो, 1 का। तो 132 को दो नंबर्स में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हाँ 12 इंटू 11 हो जाएगा, है ना। 132 को दो नंबर्स के बीच में, है ना, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। 132 इज इक्वल टू 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 इज 132, और दोनों में डिफरेंस देखो। अब कंपेयर कर लो, n इज इक्वल टू 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, बस ये डायरेक्ट कंपेयर कर लो, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। सारा मजेदार क्वेश्चन। तो अब मुझे ये पता चल गया कि उस मीटिंग रूम में 12 लोग होंगे, है ना, 12 लोग होंगे, और मीटिंग खत्म होने के बाद अगर हर आदमी ने एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाया होगा तो 66 हैंडशेक्स आए होंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 12C2 को जब सॉल्व करोगे तो 66 आ जाएगा, है ना। आई होप अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो है ना, देखो मजेदार चीज कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है, हम दो आदमियों के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, कि दो आदमी कंबाइन, अलग अलग केसेस किस तरीके से कॉम्बिनेशन होकर हाथ मिल सकते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल की टीम्स को लेकर मैं आपको कॉम्बिनेशन से कैसे ये रिलेटेड है, या कॉम्बिनेशन का पार्ट यहाँ पर कैसे आ सकता है, चलिए इस आईपीएल की टीम्स को लेकर मैं आपको कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मान लीजिए आप, जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो आईपीएल होता है और हमेशा 8 टीमें पार्टिसिपेट करती है। वो 8 टीमें कौन कौन सी है, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, हैदराबाद सनराइजर्स, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी, है ना, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ और समझता हूँ कि सबकी कोई पर्सनल टीम फेवरेट होगी सही, जैसे कि मेरी फेवरेट टीम सीएसके है ना। तो चलिए इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि 8 आईपीएल की टीम है और हर टीम को दूसरी टीम से एक मैच खेलना है, क्या करना है, एक मैच खेलना है। मैं 2 मैच भी करवा सकता हूँ, 3 भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि हर टीम एक दूसरी टीम से सिर्फ एक मैच खेलेगी, है ना। जैसे केकेआर राजस्थान एक मैच हो सकता है, केकेआर चेन्नई एक मैच हो सकता है, केकेआर मुंबई एक मैच हो सकता है, इस तरीके से। तो हर टीम एक दूसरी टीम से सिर्फ एक मैच खेलेगी, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, कितने मैचेस हो जाएंगे। मैं सिर्फ लीग मैचेस की बात कर रहा हूँ, सेमीफाइनल फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक चीज पूछी है, 8 आईपीएल की टीम है, हर टीम को दूसरी टीम से एक मैच खेलना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे। तो आप देखो, कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे तो जैसे जाइए केकेआर को पकड़ लो, आप सबसे पहले केकेआर को पकड़ो। अब केकेआर किस से, एक मैच राजस्थान से खेलेगी, एक मैच चेन्नई से खेलेगी, एक मैच मुंबई से, एक मैच हैदराबाद से, एक मैच पंजाब से, एक मैच दिल्ली से, एक मैच बैंगलोर से। तो केकेआर के टोटल मैचेस कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। ओके, अब राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जब मैं बात करूंगा, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का मैच हो चुका है, तो अब राजस्थान और केकेआर का मैच नहीं होगा क्योंकि ये हो चुका है। तो राजस्थान का मैच चेन्नई से होगा, राजस्थान का मैच मुंबई, राजस्थान हैदराबाद कंबाइन हो सकते हैं, राजस्थान पंजाब, राजस्थान दिल्ली, राजस्थान बैंगलोर। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब आते हैं चेन्नई पे, तो चेन्नई केकेआर हो चुका है, चेन्नई राजस्थान भी हो चुका है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 मैचेस। फिर नेक्स्ट अब आते हैं मुंबई पे, तो मुंबई इन तीनों के साथ मैच हो चुका है मुंबई का, मुंबई हैदराबाद से खेलेगा, पंजाब से खेलेगा, दिल्ली से खेलेगा, बैंगलोर से, तो ये हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट हैदराबाद पे आते हैं, तो हैदराबाद पंजाब, हैदराबाद दिल्ली, हैदराबाद बैंगलोर, तो ये हो गए 3 मैचेस। फिर इसी तरीके से पंजाब के 2 मैचेस, फिर दिल्ली का 1 मैच, बैंगलोर सबके साथ खेल चुका है। इन सब का एडिशन कर दो, 7 + 6
13, 13 plus 5, 18, 18 plus 4, 22, 22 plus 3, 25, 25 plus 2, 27, 27 plus 1, 28 मैचेस। ठीक है, तो कितने टोटल मैचेस हो जाएंगे अगर हर टीम, आईपीएल की 8 टीम है और हर टीम को दूसरी टीम से एक मुकाबला, सिर्फ एक मैच खेलना है, तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे 28। अगर अब मैं बोलूं एक नहीं 2 मैचेस खेलना है तो कितने हो जाएंगे 28 इंटू 2, 56 मैचेस। अगर मैं बोलूं 3 मैच खेलना है तो 28 इंटू 3, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक मैच अगर खेलना है हर टीम को दूसरी टीम से तो कितना आ गया 28 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। तो ये मैंने आपको गिन के भी बता दिए। चलिए अब मैं इसको कॉम्बिनेशन की मदद से भी बता दूंगा। टोटल टीमें कितनी थी मेरे पास 8, और मैच खेलने के लिए कितनी टीमों की जरूरत होती है 2, तो 8C2 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, स्टॉप करूंगा, नीचे 6 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 2 होती है। 6 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल होता है, 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल होता है, एंड 4 7 जा 28 मेरा आंसर आ जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा है। अब देखो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया आपके सामने ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो और हम समझ सकें कि यार कॉम्बिनेशन कोई ऐसे नहीं आसमान से नहीं टपका है, सब देखो हर किसी इंसान ने ही बनाया होगा ये फॉर्मूला, किसी इंसान ने ये मेथड बनाया होगा और ऐसे ही बनाया होगा केसेस कंसिडर करके एग्जाम्पल लेके, है ना। तो आधा आंसर तो आपके सवाल में ही छुपा हुआ होता है, आपको बस एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आज मैंने करवाए आपको एक्सरसाइज 3.6 पे बेस्ड, अभी हमने कुछ ही किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.6 से, एज वेल एज मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वहाँ से। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए ताकि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड हो सके। ठीक है, बाकी बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए बाय बाय।